ये जो टॉपिक है हमारा है अविश्वास प्रस्ताव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में ये जान लें कि ये होता क्या है और क्यों ये लाया जाता है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके IAS, PCS और UPSI में लगातार पूछे गए हैं कई साल। ठीक है, तो पूरे टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे, सुनने से ही मेरे हिसाब से ये टॉपिक बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा अगर इसे ठीक से सुन लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एक जनरल भाषा में ये समझ लें कि इसका मतलब क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव का। अविश्वास प्रस्ताव का एक अगर हम सामान्य भाषा में समझे तो ये मान के चलिए जैसे कि अभी मोदी सरकार है, एक फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि मोदी सरकार है और मोदी सरकार का बहुमत है इस समय लोकसभा। ठीक है, और अगर किसी वजह से मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा में पारित हो जाता है तो इसका मतलब सरकार गिर जाती है, ये मान के चलें, और या फिर सरकार गिर जाती है या भंग हो जाती है लोकसभा, ऐसा मान के चलें, और दोबारा चुनाव कराने होते हैं। तो एक जनरल भाषा में मेरे हिसाब से समझ गए होंगे अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध आता, हमेशा सरकार के विरुद्ध। और कौन लाता होगा अविश्वास प्रस्ताव? तो अविश्वास प्रस्ताव को हमेशा विपक्ष की पार्टी लाती है। भाई पक्ष का तो लाएगा नहीं सरकार का, हमेशा विपक्ष ही लाएगा। सबसे पहले मेरे हिसाब से ये मोटे तौर पर समझ में आ गया होगा कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, जैसे कि CPO-SI का है, UPSI का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, या UP-PCS भी देने जा रहे हैं, उसमें कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो माइंड में ये चीज़ क्लियर कर लें कि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं। पहला पॉइंट ये है, इसको आप लिख भी सकते हैं, नोट डाउन करके, कि अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बेहतर क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख क्या संविधान में है, बिल्कुल नहीं है। मजे की बात यह है कि इससे सरकार गिर जाती है, और लेकिन इस चीज़ का संविधान में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो फिर सीधे सा क्वेश्चन एक एग्जाम में बनता है कि भाई अगर संविधान में उल्लेख नहीं है तो फिर इसका उल्लेख कहाँ पर है ना? क्योंकि सीधी सी बात है कि ये एक ऐसा प्रस्ताव है, अगर ये लोकसभा में पारित हो जाता है तो इससे सरकार गिर जाती है। जो अपनी केंद्र सरकार है, जैसे मोदी सरकार है, तो वो गिर जाती है। सीधी सी भाषा में समझें, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैं कह रहा हूँ UPSI में अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया गया तो टिपिकल होगा, इसलिए इसको ध्यान से समझना। अगर एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख क्या संविधान में, बिल्कुल नहीं, तो फिर क्या है इसकी प्रोसेस? तो याद रखें, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 118। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, कह सकते हैं 118(1)(1)(8). ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 ये बात कहता है या ये प्रावधान करता है, ऐसा ध्यान में रखें एकदम माइंड में, कि लोकसभा और राज्यसभा अपनी कार्यवाही संचालन के लिए, मतलब कि अपना कार्यवाही करने के लिए अपने खुद के कुछ नियम बना सकती है। अनुच्छेद 118 कहता क्या है? आर्टिकल 118 कहता है कि हमारी जो संसद के दोनों सदन हैं, एक का नाम लोकसभा है और एक का नाम राज्यसभा है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए एक ही आर्टिकल है, ये भी बात याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि लोकसभा और राज्यसभा अपनी कार्यवाही संचालन के लिए, मतलब जो भी उनकी कार्यवाही है पूरी, उस संचालन के लिए किस आर्टिकल के तहत कोई नियम बना सकती है। तो आर्टिकल 118 के तहत ये बात साफ तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि लोकसभा और राज्यसभा आर्टिकल 118 के तहत अपनी कार्यवाही चलाने के लिए कोई भी नियम बना सकती है। अब बात ये आ जाती है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ है? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, जिसको हम अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, उसका उल्लेख आर्टिकल 118 के तहत ही लोकसभा द्वारा किया गया है, या उसका कह सकते हैं कि उसको जो बनाया गया है अविश्वास प्रस्ताव को, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन संविधान के एक बगल से ही कह सकते हैं कुछ ऐसा सिस्टम लोकसभा द्वारा बनाया गया है, नियम,
प्रस्ताव याद रखना। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि लोकसभा किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को यह शक्ति दी गई है कि उसने अविश्वास प्रस्ताव के लिए नियम बनाया, तो याद रखना है आर्टिकल 118 है जो कि यह शक्ति देता है जो लोकसभा और राज्यसभा अपनी कार्रवाई संचालन के लिए कोई भी नियम बना सकती है। ठीक है, उस नियम में भी कौन सा ऐसा नियम है जिसके तहत अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो लिखना ये यूपीएसआई वगैरह में पूछा जा सकता है। लोकसभा के कार्य संचालन नियम 198 ध्यान रखना है, इसके तहत जो लोकसभा ने अपना नियम बनाए उस नियम के तहत लोकसभा की कार्यवाही संचालन नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान किया गया। ये बात याद रखना। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है तो फिर आप जानते होंगे किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पुट हो सकता है। मतलब कि लोकसभा ने जो इसको इस तरीके से समझे, लोकसभा है, लोकसभा अपना कार्यवाही करेगी, लोकसभा अपनी कार्यवाही के लिए जो भी नियम बनाएगी वो शक्ति दी गई है उसे आर्टिकल 118 में, और जो उसने नियम बनाए हैं 118 के तहत उन नियमों के अंतर्गत बनाया है अविश्वास प्रस्ताव। हालांकि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं है। क्लियर? तो याद रखना है अगर वो ऐसा पूछ ले कि अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख लोकसभा के भी किस नियम के अंतर्गत है, कार्यवाही के किस नियम के अंतर्गत है, तो याद रखेंगे 198। 198 के तहत क्या है, 198 के तहत विपक्ष का कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को इस बारे में सूचना कर सकता है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ठीक है, ये बात नॉर्मली दिमाग में आ जानी चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष का ही कोई भी सदस्य लाएगा, मतलब कोई भी एमपी लाएगा केंद्र सरकार में, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में, लोकसभा में, तो विपक्ष का सदस्य पक्ष का थोड़ी लाएगा। तो याद रखना। दूसरा यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है कि जो भी सदस्य इसको अविश्वास प्रस्ताव को लाएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो सकता है कांस्टेबल में भी, कि अविश्वास प्रस्ताव को जो भी सदस्य लाएगा या अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए, मतलब कम से कम कितने एमपी उस शिकायत पर, कह दो एक प्रकार से शिकायत ही है, उस पर कितने एमपी कम से कम साइन करें कि वो फिर लोकसभा स्पीकर उसको अपने पास रख लेगा, मतलब उस पर कार्यवाही आगे चलेगी। तो याद रखना है कम से कम 50 एमपी या 50 लोकसभा के सदस्य इस बात से सहमत हो कि अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। एग्जाम में पूछा जा सकता है सीधा। ठीक है, और याद रखना है कि ये जो 50 सदस्य हैं इनका समर्थन होना जरूरी है, और इसके साथ जब लोकसभा का अध्यक्ष उस शिकायत पत्र को, कह सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव को, अपने पास रखेगा, और ये भी नियम है, ध्यान रखना है, अगले 10 दिन के अंदर फिर इसकी कार्यवाही की जाएगी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही की जाएगी अगर लोकसभा अध्यक्ष के पास ये मैटर पहुंच चुका है, तो याद रखेंगे 10 दिन के भीतर इस पर अविश्वास प्रस्ताव पर कार्यवाही की जाएगी। क्लियर? इस बात को शायद आप भली बात ही जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो समझ लें, यहाँ से भी कई बार कांस्टेबल और एसआई में क्वेश्चन पूछे गए। एक है आर्टिकल 75(3), अनुच्छेद 75(3) के तहत भारत सरकार जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति। ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार भारत सरकार या केंद्र सरकार जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब है कि अगर सरकार लोकसभा में पराजित हो जाती है ना, तो सरकार गिरी हुई मानी जाती है या लोकसभा में मानी जाती है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद जितना भी है हमारा, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा। कई बार तो एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसका मतलब ये है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, मान के चलो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, समझ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है।
स्पेशल अलग अलग त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रधानमंत्री के त्याग पत्र से ये माना जाएगा सारे मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिया है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं इससे संबंधित। दूसरा कि अगर किसी वजह से मान के चलिए कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है संसद मतलब कि लोकसभा में, और ये भी बात याद रखें अविश्वास प्रस्ताव से राज्यसभा का कोई मतलब नहीं है। कई बार क्वेश्चन मालूम है क्या पूछा गया एग्जाम में कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिए राज्यसभा में अगर सरकार पराजित होती है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। ये भी इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो याद रखेंगे। और अगर लोकसभा में पराजित हो जाती है सरकार अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद तो सरकार गिर जाती है, मान जानते होंगे, ठीक है। दो ही कंडीशन है, अगर किसी वजह से प्रस्ताव पारित हो जाता है और सरकार गिर जाती है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है, या तो ये काम करना है, या फिर दूसरा वो अनुरोध करते हैं कि निर्वाचन कराया जाए, मतलब अगला निर्वाचन कराया जाए। सीधी सी बात है, एक ही बात है, त्याग पत्र देना, मतलब कुल मिलाकर लोकसभा भंग हो जाती है। क्लियर इतना? अरे क्लियर। लेकिन ये बात थोड़ा सा याद रखेंगे, इसे तो नोट में रख लें कि राज्यसभा का अविश्वास प्रस्ताव से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कई बार एग्जाम में जब पूछा जाएगा कि राज्यसभा अगर सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखना है उस पर बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। लिख लिया सभी ने, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देख लें। आप जानते होंगे कई बार ऐसा जनरली क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा, मतलब कि लोकसभा का नेता कौन होता है, हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। कई बार पूछ लिया जाएगा एग्जाम में लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। और आप जानते ही होंगे ये जो 75(3) है इसे वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संविधान का अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद, टोटल मंत्रिपरिषद मतलब कि प्रधानमंत्री सहित जितने भी उनके मंत्री हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। क्लियर? अब पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे एग्जाम के हिसाब से वो भी देख लें। अब एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया। तो याद रखिए इसमें कुछ कथन कारण वाले क्वेश्चन इस प्रकार बन जाते हैं, जैसे कि अगर कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर है तब आप यहाँ से प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, चाहे एग्जाम पीसीएस का ही क्यों ना हो, चाहे आईएएस का ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो याद रखें सर्वप्रथम अगर अविश्वास प्रस्ताव किसी के विरुद्ध लाया गया तो 1963 में जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया। इसको ध्यान से सुने, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया। तो सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया 1963 में। ये बात याद रखेंगे, लेकिन ध्यान रखें इस चीज का विशेष, जब ये प्रस्ताव लाया गया तो ये पास नहीं हो पाया। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा यहाँ से कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया। कब लाया गया? 1963 में लाया गया। लेकिन ध्यान रखें अविश्वास प्रस्ताव आने के कारण ये हटने वाले पहले प्रधानमंत्री नहीं है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव आने के कारण हटने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, तो ध्यान रखें प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे सन 1990 में हटे थे बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम हटने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, तो लिख लें बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 में हटे थे। नाइनटीन में हटे थे। ध्यान रखना क्वेश्चन दोनों बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान से सुन लें। अगर एग्जाम में पूछा जाता है सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था 1963 में, लेकिन वो पास नहीं हो सका। कुल मिलाकर ये मान के चलें कि वो इसके कारण हटे नहीं, ठीक है।
उसके बाद अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि वह भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम हटे, तो वीपी सिंह थे जो 1990 में हटे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि दूसरे ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटे, तो लिख लें 1997 में 1997 में हरदनहल्ली देवगौड़ा एचडी देवगौड़ा। 1997 में हटने वाले अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटने वाले दूसरे प्रधानमंत्री थे एचडी देवगौड़ा, जिनका पूरा नाम है हरदनहल्ली देवगौड़ा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसा करके भी पूछा जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो एचडी देवगौड़ा। ठीक है, तो याद रखना। थर्ड कौन से थे, अगर किसी वजह से मान के चलो और भी पूछ ले, तो तीसरे नंबर पर हटने वाले जो प्रधानमंत्री थे सन 1998 में हटे थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी। 269 पक्ष में आए थे अटल बिहारी वाजपेयी के वोट, 269 पक्ष में आए थे और 270 विपक्ष में आए थे। ध्यान रखें, एक वोट से सरकार गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की उस समय। तो लिख लें 1998 में तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री हैं जो अविश्वास प्रस्ताव के कारण जिनकी सरकार गिरी या फिर हटे, वो त्याग पत्र देना पड़ा। क्या नाम है उनका? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अब मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर समझ में आ जानी चाहिए कि ये अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, किसके विरुद्ध लाया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक बार मैं थोड़ा सा मैं रिकैप कर रहा हूँ, इसे सुन लें। अविश्वास प्रस्ताव, जिसको इंग्लिश में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, वो हमेशा विपक्ष की तरफ से ही सरकार के विरुद्ध लाया जाता है, या ऐसा समझ लें ये सरकार को गिराने के लिए लाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, सरकार को अपना बहुमत दिखाना पड़ता है और फिर सरकार क्या करती है, अपना बहुमत दिखाती है लोकसभा में, जो कि लोकसभा स्पीकर कहता है उस कार्य को करने के लिए। अगर सरकार वहाँ अपना बहुमत दिखा देती है तो समझ लीजिए सरकार बच जाती है। अगर सरकार नहीं दिखा पाती है तो सरकार गिर जाती है, सरकार भंग हो जाती है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा की कार्यवाही की किस धारा के अंतर्गत है, ऐसा पूछ ले, तो 198 के तहत लोकसभा कार्यवाही का जो नियम है उसके 198 के तहत ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के विरुद्ध आ सकता है। ठीक है, याद रखें संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, आर्टिकल, जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, ध्यान रखना है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को यह शक्ति दी गई है कि वो अपने अपने कार्य संचालन के लिए अपने नियम बना सकती है। तो आर्टिकल 118 याद रखना। ठीक है, तो चलिए अब निकालिए ज्योग्राफी।